कितनी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रही है पर यूनिट? मैग्नेटाइज, हाँ बोलो बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट क्या? सर वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? दोबारा बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। भाई यही तो करना था, तुम यही भूल चुके हो। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो आई चेक भी कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट क्या लिख, वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। मान लो मीटर क्यूब। आई को लिखते हैं एम्पियर में। किस में लिखते हैं? एम्पियर में। एरिया को मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर क्यूब है। मीटर स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बच गया? एम्पियर पर। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है? यानी आई। बस वही तो मैं बोल रहा था। अब फिर क्या करें सर? ये आई की वैल्यू गिवन है, तो अब इसके बाद पढ़ो आगे। आई की वैल्यू क्या है? 6। और किसकी वैल्यू गिवन है? देखो सब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की वैल्यू कितनी? 0.4। और किसकी वैल्यू गिवन है? टेम्परेचर कितनी? 4 केल्विन। 4 केल्विन। ये तो पहला केस है। दूसरा केस क्या कह रहा है? इसी मैग्नेटिक सैंपल को दूसरे फील्ड में रखा, उसकी आई की वैल्यू निकाल, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3 टेस्ला। टेम्परेचर 24 और आई की वैल्यू क्या करनी है? एक मैग्नेटिक मटेरियल को, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हमने इधर इधर ऐसे ऐसे रखा, इतने फील्ड पे इतनी उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, इतना उसका टेम्परेचर है, और दूसरे को ऐसे रखा। तो बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी? आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? वही मैंने पहले बोला था, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की अप्रोच थी, वही इसकी रहेगी सर। हमने सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं जो हमें पता है, और उसको कन्वर्ट कर देना है गिवन वेरिएबल्स। याद है ना? फॉर्मूला कन्वर्ट करना आ जाता था तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाती थी। याद है? यस सर। इसमें तो तुम्हें टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड या टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पता है? बताओ मुझे, जिसमें टेम्परेचर हो। एक लॉ पढ़ा था सर, क्यूरीज लो। क्यूरी लॉ। तो क्या था? ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाय टी। टी था कांस्टेंट, तो ससेप्टिबिलिटी सी अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले में से टी तो आ रहा है जो कि गिवन भी है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी सी तो चलो कांस्टेंट है, उसकी तो बात छोड़ दो। ससेप्टिबिलिटी गिवन है क्या? नो सर। तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? आई और बी में। तो आई की फॉर्म में या बी की फॉर्म में ससेप्टिबिलिटी का कोई फॉर्मूला याद हो? आई की फॉर्म में या बी की फॉर्म में? सर आई की फॉर्म में होता है, बताओ। आई फॉर्म में ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू आई अपॉन या आई इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया सर आई अपॉन एच। तो ससेप्टिबिलिटी की जगह लिख दो आई अपॉन एच। तो सी अपॉन टी। अब कौन कौन सा गिवन आ गया फॉर्मूला? टी भी आ गया और आई भी आ गया सर। आई भी आ गया। अब क्या रह गया? सर बी। बी रह गया। तो बी सर, को बी में कन्वर्ट करो। क्या फॉर्मूला होता है एच और बी का? म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच म्यू नॉट एच इज इक्वल टू बी बाय। म्यू नॉट। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। चलो तो एच की जगह क्या आ जाएगा? बी अपॉन म्यू नॉट। तो बी म्यू नॉट डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो सी अपॉन टी। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर।
आगे का पार्ट करो फटाफट। बस ये फॉर्मूला आ गया। आप कुछ भी ऐसा है क्या जो मेरे फॉर्मूले में ना हो? No, sir. तो constant ही sir. है ही सर। तो इसी फॉर्मूले को लाना, उसको दो पहले केस के लिए और दूसरे केस के लिए। इसको बोल दो I1 B1 T1, इसको बोल दो I2 B2 और T2। E2. पहले केस में ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा सर? I1 अपॉन B1 मल्टीप्लाई म्यू नॉट इंटू C बाय इज इक्वल टू C बाय T. T1, क्योंकि म्यू नॉट तो constant है, बाकी 1 1 लिख दिया। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या बनेगा? I2 upon B2 into is equal to C upon T2. तो जो कट रहा है काट दो फटाफट। Sir, mu naught तो क्या फॉर्मूला बच गया बताओ? I2 upon B2 is equal to I1 upon B1 is equal to T. T1 1 upon T. यहाँ पर आ जाएगा I2 अपॉन B2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू क्या आएगा? T1 अपॉन T2 या T2 अपॉन T1? T2 upon T1. T1 डिवाइड करके, क्योंकि T2 डिवाइड के डिवाइड में आएगा, कहाँ आ जाएगा? T2 upon T1 आएगा, ऊपर आ वैल्यू जाएगा। कर दो बस। I1 की जगह क्या लिखूं बताओ? 6 गिवन। B2 की जगह सर B2 की जगह 3, B1 की जगह 0.4, Sir, 0.4. I2 की जगह निकालना है, T2 की जगह 24. 24 Kelvin. की जगह 4. ये कट के 6 हो गया, ये 6 से 6 कट गया, तो I2 किसके इक्वल हो गया देखना? 0.3 बाय 0.4। 0.4. I2 की वैल्यू क्या आ गई? 3/4, जो कि कितनी होती है? कितनी होती है? 0.75 0.75 एम्पीयर। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. कोई डाउट है तो पहले पूछो मेरे से अच्छे से। No, No, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ये था हमारे पास क्वेश्चन। अप्रोच वही सर, गिवन चीजों को जो हमारे को फॉर्मूला पता है। देखो मैंने शुरुआत उसी से करी है जो फॉर्मूला मेरे को पता है। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा था कि क्या चीज गिवन है। शुरू में जो फॉर्मूला पता था ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C अपॉन T, वो लगाया। उसके बाद देखा क्या क्या गिवन चीजें हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आगे ये क्वेश्चन देखो। आई थिंक ये किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है पिछली बार। देखो, चलो फिर करते हैं। एक BH कर्व है फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेट को सोलेनोइड में रखा हुआ है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी है। करंट बताना है कितना पास हो जाए ताकि क्या कर दे फेरोमैग्नेट को वो डीमैग्नेटाइज। सर डीमैग्नेटाइज का मतलब किससे मेजर करते थे कि मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है या घट रही है? कौन सा फैक्टर बताता था? H या I कर्व में? Sir, I जब मैक्सिमम होता था तो पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाता था। I जब 0 हो जाता था तो थोड़ा मतलब पूरा खत्म हो जाता था। और I की वैल्यू बच जाती थी जो उसी को ही तो क्या बोलता था? रिटेंटिविटी। I की वैल्यू डीमैग्नेटाइज करना है, यानी I को क्या करना है? 0। तो क्या देना पड़ेगा मेरे को एक्स्ट्रा? किससे हो जाना था? क्या देना पड़ता था एक्स्ट्रा? I को 0 करना था तो क्या क्या देना पड़ता था? H देना पड़ता था। तो वही तो H देना पड़ता था। तो H सोलेनोइड के केस में कितना होता है बताया हुआ बार बार। सोचो, H का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए बताया था मैंने, डिराइव किया था पिछली बार। B वाले फॉर्मूले से ड्राइव किया था। NI over L. NI सिर्फ NI कैसे हुआ था सर? ये ऐसे ड्राइव हुआ था ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता था? म्यू नॉट NI। और हमने B का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? म्यू नॉट इंटू H। तो H क्या हो गया? इन दोनों को कंपेयर, H किसके इक्वल हो गया था? NI। तो इसीलिए तो H का फॉर्मूला क्या लगाया है? NI। क्लियर है क्या?
एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो कितना दे रखा है वो? 1000 पर 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। करंट इसने पूछा है, करंट ही तो निकालना है सर। इसने पूछा है करंट निकालना है, तो करंट ही निकालना है। एच की वैल्यू कितनी पुट करोगे? देखो मैंने ग्राफ में बताया हुआ कैसे देखते हैं एच की वैल्यू। कौन बताएगा एच की वैल्यू कितनी है ग्राफ देख के? ग्राफ देख के बताओ एच की वैल्यू कैसे बताते थे? एच का वर्ड क्या था जो एक्स्ट्रा एच देना पड़ता था, उसको क्या बोलता था? उस वर्ड को क्या था उसका नाम? कोरेसिविटी। कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी की वैल्यू देखो कहां से कहां तक होती थी। एच दिख भी रहा है तुम्हें, फॉर्मूले में भी दिख रहा है। एच कोरेसिविटी कितनी है जहां ताकि मेरा आई 0 हो जाए? सर 100 है। -2। सिंपल सी बात। कितनी दे रखी है सर? 100। चाहे यहाँ से यहाँ देख लो, दोनों ही कोरेसिविटी है। चाहे यहाँ से यहाँ देख लो, चाहे यहाँ से यहाँ देख लो। आई कब 0 हो रहा है? जब एच कितना हो? 100। बस कर दो सोल्व। 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1/100, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में 100 से 100 गया तो 1/1000 किसके इक्वल आ गया? आई के। आई के वैल्यू आ गई 10⁻³ एम्पियर। तो ये किसके इक्वल होती है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। तो ये हिस्टेरेसिस कर्व का एग्जांपल है। हिस्टेरेसिस कर्व पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये दोनों जेई में पूछे गए थे बच्चे। दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। दोनों ही जेई में पूछे गए थे। चले आगे। यस सर। डिफरेंट अप्रोच थी। एक क्या था? पैरामैग्नेटिक और ससेप्टिबिलिटी। एक क्यूरी लॉ से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है ये सर? क्या था? क्यूरी लॉ से। और ये कहाँ से शुरू हुआ है सर? हिस्टेरेसिस वाले से। और उसमें सोलेनोइड का ही सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हमने लर्न कर लिया, भूलेंगे नहीं। H इज इक्वल टू NI। एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। चले आगे। यस सर। अब बात करते हैं सर चैप्टर की हमारे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सोचो थोड़ा। सर मैग्नेट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाँ हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल यही तो है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण करंट का प्रोड्यूस होना, या करंट की जगह मैं ईएमएफ बोलूं तो भी सही रहेगा ज्यादा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे भाई पिछले केस में तुम पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो? करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है? तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये तुम जान चुके हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या बनता है सर? करंट बनता है। मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बोलूं तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण क्या बनता है? करंट बनता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में तुम उस पहले वाले चैप्टर का बिल्कुल उल्टा काम करोगे। वहां पर करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड था, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या निकालोगे? करंट। याद है क्या पिछले चैप्टर में तुमने सिर्फ यही निकाला था हर बार कि ये इसका करंट है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुम शेप चेंज कर लेते थे, कभी फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, या तुम सिलेंड्रिकल वायर ले लेते, सिलेंड्रिकल वायर ले लेते थे, है ना, शेल ले लेते, सिलेंड्रिकल ऐसे ले लेते थे। अब तुम्हें उल्टा होगा। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा और क्या निकालना पड़ेगा? करंट। और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से तुम करंट निकालोगे। तो बिल्कुल उल्टा होगा इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से। ठीक है, चलें आगे। तो जैसे बच्चे ने बोला तो उसका डायरेक्ट देख लो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है इसमें। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द चेंजिंग क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड
क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट ईएमएफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? ईएमएफ 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 क्लियर है क्या सबको? यस सर Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहीं पर हम बात कर रहे थे। ये ग्रीन क्यों शो करता है बताओ? बढ़िया, ये पढ़ा है क्या तुमने? Yes. Sir. यस सर पढ़ा है? यस सर Yes, sir. बाकी इसमें तो इसका कोई रोल नहीं है अभी, पर ये पढ़ा होना चाहिए तुम्हें। क्या बताता है ये हमें? सर 7 कलर्स Seven colors. 7 कलर जो और भी व्हाइट कुछ रेड बताता स्कैटर है, और भी कुछ बताता है ना ये? सर 7 कलर मतलब इकट्ठा होके व्हाइट कलर होते हैं। हाँ, VIBGYO। अभी मैंने एक पार्ट कम कर दिया, वैसे पूरा होता था। ये बताता है कोई भी, अगर तुम इसको अच्छे से पूरे में डिवाइड करो ना, तो ये बता देगा कौन से 2 कलर को ऑब्जर्व करके कौन सी लाइट निकलेगी। समझते हो इस बात को? यस सर करके आना देगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाद में करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन। तो उसने क्या बोला सर कि कौन सा, सॉरी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और कब मैं ये मैं बोलूंगा, कब करंट बोलूंगा, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, बाद में बात करें। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है क्या? चलें आगे। Yes, sir. चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे पता लगता है? वो पता चलता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सर? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलरली, यही होता था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह क्या बोल दूं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं ऐसा बोल दूंगा ना कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी सरफेस से, कैसे? परपेंडिकुलर। तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? E dot D. E डॉट ए यानी E कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B dot A. E E dot A. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो सेम Yes, फॉर्मूला। sir. बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। ए कौन सा वेक्टर था? एरिया वेक्टर। क्या होता है? परपेंडिकुलर अगर मैं बोल रहा हूँ सरफेस किसी चीज, अगर ये एक्सिस है और इस एक्सिस के सरफेस पैरेलल है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या इसके एरिया वेक्टर भी पैरेलल है? अगर ये एक लाइन है मेरे, इस लाइन के पैरेलल मैंने एक सरफेस रखा, तो सरफेस इस लाइन के पैरेलल है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसके क्या होगा? पैरेलल होगा क्या? नो सर परपेंडिकुलर होगा। याद रखना इस बात। क्लियर है? इसका Yes, सरफेस sir. परपेंडिकुलर। क्लियर है? Yes, चले आगे, चले। यस किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें? नो सर पक्का? यस सर कोई डाउट नहीं है? चलो आओ। तेरे सीधो के क्या हाल चाल है? तेरी माँ ने किया था फोन, निकाल दिया क्या उसको? हाँ, निकाल दिया। पढ़ लें थोड़ा सा अब। चलो, Yes, sir. तो मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए बी ए कोस थीटा, यही फॉर्मूला तो था। B क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। A क्या होता था? एरिया वेक्टर। और थीटा इन दोनों। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स की ही, जिसने इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, उसका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
आज का लेक्चर पूरे सारे आगे वाले जितने लेक्चर होंगे इस पूरे चैप्टर के, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लेक्चर है सर? आज का लेक्चर। क्योंकि आज के लेक्चर से ही आगे के 5 लेक्चर डिसाइड हो जाएंगे या 4 लेक्चर डिसाइड हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर जैसा भी हो, बड़ा लगे छोटा लगे, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बेस सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा इस पूरे चैप्टर में। चलो, तो मैग्नेटिक की बात क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना कौन बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो बताएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रही है या ज्यादा जा रही है, और यही कौन बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं बोल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ऐसे ही बोलो ना भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप जो वर्ड यूज करने वाला हूँ वो क्या होगा पूरे चैप्टर में? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, या मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ में आ रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाली जो क्वांटिटी अब मैं बता रहा हूँ वो या तो बी होती थी या पे अब है फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें आ गया। अब इसके लिए एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? इसके पार्ट है 3-4 हैं, उस पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फ्लक्स के बारे में सब रिवाइज हो जाएगा। एक लॉन्ग सोलेनोइड है बच्चे, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका करंट कितना है? 2 एम्पियर। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 70 centimeters. हालांकि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, अगर वो लॉन्ग सोलेनोइड बोल रहा है तो वो इनफाइनाइट भी बोल सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक लेंथ उसकी बता रहा है 70 सेंटीमीटर। दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उस 70 सेंटीमीटर में उसने बता रखा है कि कितनी टन जा रही है? 300। 300 tons. 70 सेंटीमीटर में 300 टन जा रही है। एज्यूमिंग कैसा सोलेनोइड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। Ideal. आइडिया तो बताना है कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? किसका फ्लक्स? अब जब भी फ्लक्स पूछे तो पूछना किसके अक्रॉस, क्योंकि फ्लक्स होता है कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अब पास हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो पास होंगी ना बच्चों, किससे पास होंगी? तो इसका मतलब है किसका फ्लक्स, किसके थ्रू फ्लक्स। अब तुमसे कोई पूछ ले बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पूछोगे तो सही ना कौन से सरफेस के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, समझ रहे हो? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड तो मैं बता सकता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरे को कुछ सी चीज के बारे में बताओ ना, किसका फ्लक्स किसके ऊपर। तो उसने बता रखा है अक्रॉस लिंक्ड विद, कहाँ लिंक्ड विद? सर्कुलर सरफेस। एक सर्कुलर सरफेस मानो जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है, वो सरफेस परपेंडिकुलर है। सरफेस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर कैसे है? अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? पैरेलल होगा। हाँ, अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर होगा पैरेलल। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस याद रखना इस बात। अब ध्यान से देखना सर, ये सोलेनोइड है, दिख रहा है सबको, और वो जो सर्कुलर सरफेस है वो भी पहले पार्ट में कहाँ रखा हुआ है? इनसाइड। तो वो इनसाइड द सोलेनोइड मैंने यहाँ कहीं रख दिया, दिख रहा है? यस सर। इसकी रेडियस सोलेनोइड की रेडियस से कम है इसलिए छोटा बनाया है, इसकी Yes, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए जो चीज गिवन है वो लिख दो पहले तो लाल अक्षरों में। एंड आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और लेंथ की वैल्यू कितनी है? 70 सेंटीमीटर बस। और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है? 300। अब सर्कुलर का एरिया कितना दे रखा है? सर्कुलर एरिया, सर्कुलर रेडियस कितना दे रखा है पहले केस में? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर। अब ये जो सरफेस रखा है मैंने, कैसे रखा है? सरफेस सोलेनोइड की एक्सिस के पैरेलल
परपेंडिकुलर सॉरी। एक्सिस कैसी है सोलेनोइड की? भाई जिस डायरेक्शन में सोलेनोइड है, ये एक्सिस है ना सोलेनोइड की, देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली, इसी के अराउंड तो सोलेनोइड है। अगर सोलेनोइड ऐसे होता तो एक्सिस कौन सी होती सर? वर्टिकल, y axis. है ना? और सोलेनोइड जेड एक्सिस में होता तो एक्सिस कौन सी होती? जेड वाली। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. इस एक्सिस के पैर परपेंडिकुलर है मेरा क्या? सर्कुलर सरफेस। तो देख रहे हो इस एक्सिस के पैर परपेंडिकुलर, मतलब वो जो एक्सिस है वो सोलेनोइड को चीरती हुई जा रही है ऐसे, समझ रहे हो? ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, दिख रहा है ये सर्कुलर एरिया सबको? Yes sir. Yes. गायब ही हो गया। दिख रहा है ना? दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. ये ऐसे पड़ा है, ऐसे बचो, ऐसे, ये ऐसे, और ये मेरी एक्सिस है सोलेनोइड की, देखो इसके, इसको चीरती हुई जा रही है ना, देखो ध्यान से। Yes. तो ये सोलेनोइड की एक्सिस है, इसको चीरती हुई जा रही है, ऐसे पड़ा है ये सरफेस, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में डराइव किया था कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी जा रही होती हैं, याद है? ऐसे, Yes sir. ऐसे, Yes sir. ऐसे, ऐसे, याद है ना सबको? Yes sir. Yes. जिसको याद नहीं है वो जाके देखना उसको अच्छे से, हमने देखी हुई है, निकाला भी हुआ है रूल से। ऐसी जा रही, राइट? Yes sir. और यहाँ पर ही मैंने क्या रखा हुआ है मेरी, ये कहाँ से ड्राइव किया मैंने? पिछले चैप्टर से ड्राइव किया, ये सर्कुलर लूप रखा हुआ मेरा, और वो परपेंडिकुलर है, यानी इसका एरिया वेक्टर कैसा है? एक्सिस के, देख ही लो भाई, एरिया वेक्टर ऐसे ही नहीं निकलेगा इसका, परपेंडिकुलर देखो, एरिया वेक्टर Yes. बाहर की तरफ, एक्सिस भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर इसके कैसे हो गया? Parallel. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. आज इसने चार्जिंग नहीं की मेरी बैटरी ने, क्या बात, कुछ इशू हो रहा है इसके साथ? 0% कैसे दिखा रहा है? चलो अभी तो रिस्क नहीं लेते, हटा के, क्या पता बंद हो जाए लैपटॉप, अभी तुम्हारी क्लास के बाद देखेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है सर? अब देखो, इनसाइड सर्कुलर कोयल, इनसाइड ये लिखा हुआ है, अब इसके अक्रॉस क्या बताना है मेरे को? फ्लक्स। अब समझो इस बात को, इसके अक्रॉस फ्लक्स बताना है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने बनाई है, किसके कारण बनी है सर? सोलेनोइड के करंट के कारण। सोलेनोइड के करंट के अराउंड मैग्नेटिक लाइंस भी बनी होंगी सर। अभी खोल नहीं सकते बच्चे इसको क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 0% है, हटाते ही बंद हो जाएगा लैपटॉप। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड के कारण क्या बन रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और फिर भाई मान लो ऐसे समझ लो, यहाँ से बहुत सारा फवारा चल रहा है, पानी का चल रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एकदम से ऐसे पानी का फवारा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, बहुत तेज बहाव है पानी का, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जाके ना एक छोटा सा, यही जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया, ये छोटा सा कटोरी साहिब वहां ले जाता हूँ, तो मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ कितने नंबर ऑफ पानी की लाइंस इसके अंदर से जा रही है, कितना पानी इसके अंदर से जा रहा है, तो वो इसका क्या हो गया? फ्लक्स। कि भाई कितना पानी इसके अंदर से परपेंडिकुलरली गया, वो इसका क्या हो गया? फ्लक्स। ऑब्वियसली अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा पानी जाएगा। तो सिंपल सी बात, वही मैंने बारिश वाला एग्जांपल दिया हुआ, मटके वाला और बारिश वाला। तो अब ये निकालना है, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है सर, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए क्या होगा? अब तुमको बताओ, मैं बार बार बता चुका हूँ, थीटा क्या होगा इस केस में? 0 डिग्री। क्यों सर? मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखो इधर अंदर की तरफ कैसी हैं, सर Sir, horizontal. राइट साइड है। कौन सी साइड है? Right. राइट साइड। Right तो वैसे side. राइट तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? Sir zero. एरिया Zero, वेक्टर। zero degree. मैंने ऐसा क्यों बोला कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि एरिया वेक्टर एक्सिस के है परपेंडिकुलर, तो जहां एक्सिस है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। तो अगर एरिया वेक्टर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, सॉरी Perpendicular. पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, Parallel. Parallel. क्योंकि सर जिस डायरेक्शन में जैसे मेरी एक्सिस है वैसे ही मेरी अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया तो बी ए कोस 0, कोस 0 1 होता है तो फॉर्मूला बन जाएगा बी इंटू ए। बी फॉर्मूला इनसाइड अभी बताया था क्या होता है मैग्नेटिक सोलेनोइड के अंदर, म्यू नॉट Mu naught. एन एन आई, Right. ये हो जाएगा। एरिया क्या होगा सर? अब एरिया किसका देखोगे? solenoid का Solenoid का. नहीं, किसका फ्लक्स निकालना है? किसका सर? तो एरिया भी किसका देखूंगा? किसका देखूंगा? Circular. तो पाई की जगह एरिया क्या होता है सर्कुलर का? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या पुट करूं? 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, क्या 1 centimeter. 1 Centimeter. यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस Minus 2. 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. ये फ्लक्स निकालने का तरीका है। पहले तो मुझे यही बता दो जिसको ये समझ नहीं आया। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ये तो हो गया सर फर्स्ट पार्ट। अब Yes, sir. सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं। अगर सेकंड पार्ट में बच्चों वो क्या कह रहा है, चलो मैं सेकंड पार्ट आगे लिख देता हूँ, यही देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में यही सर्कल कहाँ है? आउटसाइड। तो आउटसाइड मतलब यहाँ है, बाहर। Sir, बाहर. तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, पाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। Cos Yes, theta. sir. बी भी कौन, पहले बी मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर था सर्कल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर वाला लिया म्यू नॉट एन आई। अब बाहर है सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा लूंगा? Sir बाहर. बाहर वाला. बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आउट आइडियल सोलेनोइड है। आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताओ? Sir, zero बोल दो 0 होता है। कितना होता है? 0। तभी इसने आइडियल बोला हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो गया? 0. 0। zero. तो अगर सिंपल सी बात है भाई, वो पानी जहां आ रहा है, अगर मैंने आइडियल केस लिया तो ये बिल्कुल वैसा केस हो गया। पानी बह रहा है और पानी यहाँ से यहाँ बह रहा है, मैं इसकी इधर रख रहा हूँ, पानी तो यहाँ बह रहा है, मैं अपने बर्तन को इधर रख रहा हूँ, क्या कुछ जाएगा क्या? नो तो जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, जहां पानी ही नहीं होगा, वहां पे कितने, कैसे बताओगे कितना पानी जा रहा है? जहां पानी जा ही नहीं रहा तो इसके अंदर कैसे जाएगा? मैंने इसको रखा ही वहां पर जहां पर बारिश नहीं हो रही, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ कितनी बारिश का पानी अंदर जा रहा है? सर बारिश ही क्या नहीं हो रही वहां पर, समझ में आ रहा है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैलकुलेट करो? चले आगे। yes Yes, sir. बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बी पार्ट देखो? फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना फर्स्ट में? no sir No, sir. बी पार्ट देखो क्या कह रहा है बी पार्ट। इट हैज अ रेडियस ऑफ, भाई उसी भाई सोलेनोइड तो वैसे का वैसे ही है, पहले तो वो बना लो। सोलेनोइड तो वैसे का वैसे ही है, पहले तो वो बनाओ। इसको यहाँ पर ना बना के यहाँ बना देते हैं। सोलेनोइड तो वैसे का वैसे है, ठीक है। मैंने थोड़ी छोटी टर्न्स कर दी बट इट्स ओके। और अब जो इसने सर्कुलर सरफेस दिया है उसका रेडियस क्या दिया हुआ बच्चे? 3 सेंटीमीटर। और सोलेनोइड का रेडियस क्या है?
2 सेंटीमीटर। ये जो 2 सेंटीमीटर बनाऊंगा ये सोलेनोइड से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? यस यस सर, सर। तो इसका कुछ पार्ट बाहर भी है, कुछ पार्ट अंदर भी है। अंदर फिर भी से है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स आउटसाइड प्लस फ्लक्स इनसाइड। इनसाइड। तो फ्लक्स आउटसाइड तो अभी भी पता है मेरे को, बाहर में अगर बारिश ही नहीं हो रही तो फ्लक्स कितना है? 0 0। इनसाइड के लिए वही फॉर्मूला बी ए कोस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। Zero. वही तो बी की जगह क्या लिखूंगा? वही अंदर वाला। म्यू नॉट। एरिया की जगह सर एरिया की जगह पाई आर क्या लिखूंगा? ठीक है सर। सर 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10 टू द पावर का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर। सर ये हमारा सी पार्ट है। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो देख लो। सॉरी बी पार्ट है। क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। यस सर। इसका सेंटर भी सोलेनोइड की एक्सिस पे था इसलिए अंदर से ही लेना पड़ा। इसका कुछ पार्ट अंदर आ रहा है, कुछ पार्ट बाहर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब बात आती है सी पार्ट। सी पार्ट के लिए क्या बोल रहे हो? क्या कह रहा है? रेडियस तो मान लो 2 सेंटीमीटर से तो क्या है? बड़ा है। ज्यादा बड़ा ही है। मान लो 3 सेंटीमीटर है। उसने नहीं बताया ना कितना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के लिए बता रहा हूं मैं। इसकी कैलकुलेशन से मेरे को इतना मतलब नहीं हो रहा। अभी वो क्या कह रहे हैं? रेडियस अभी भी क्या है सर? 2 सेंटीमीटर से बड़ा। 2 सेंटीमीटर से बड़ा मान लो 3 सेंटीमीटर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नो सर। आर मान लो, लेकिन मैंने 3 सेंटीमीटर इसलिए मान लिया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने क्या ही माना है सर? 3 सेंटीमीटर माना है, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन वो भी तो 2 सेंटीमीटर से क्या है सर? बड़ा ही है ना? तो चलो सर यही केस मान लो, सेम टू सेम रेडियस इतना ही है। सपोज लिख रहा हूं मैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो पढ़ते वाले। सपोज r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। r 2 से बड़ा है तो मैंने 3 मान लिया। चलो अब क्या कह रहा हूं सर? यही केस है मतलब। तो फर्क क्या है इसमें और उसमें? देखो एंगल का। सेंटीमीटर में तुम्हें इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हम SI यूनिट में बदलेंगे ना सब कुछ, इसलिए मीटर में बदल रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसने SI में देगा बाद में हमें, करंट भी एम्पियर में दे रखा है इसलिए। हाँ तो बताओ क्या फर्क है देखो इसमें और उसमें? सर एंगल। एंगल का। अब वो एंगल का एंगल तुम्हें दे क्या रखा है? किसके साथ दे रखा है 60 डिग्री? एरिया किस किस का? सोलेनोइड की एक्सिस, जो कि कैसी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना सोलेनोइड की, राइट? ऐसी मानना था। उसका किसके साथ एंगल है? नॉर्मल एरिया। इसको क्या बोलते हैं? एरिया। अगर सिर्फ एरिया लिखा होता तो सरफेस, लेकिन इसने नॉर्मल टू द एरिया लिखा है तो यानी एरिया का क्या है? ये वेक्टर है सर। वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के साथ सोलेनोइड की एक्सिस कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। और जहां सोलेनोइड की एक्सिस है वही तो क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड, दोबारा बता दूंगा। उसने क्या बोला है? उसने बोला है भाई मैग्नेटिक फील्ड सॉरी सोलेनोइड की एक्सिस एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी तो सोलेनोइड की एक्सिस की तरफ ही है। तो अगर सोलेनोइड की एक्सिस एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री बना रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री। सब कुछ सेम रखो वही। तो फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? बी की जगह तो म्यू नॉट NI लिखूंगा, ए की जगह एरिया वही पाई इंटू में 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है। और अब साथ में आएगा थीटा की जगह कोस 60 कितना होता है? 1/2 म्यू नॉट NI पाई
3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 60 की जगह 1/2। यानी पार्ट बी का जो आंसर है वो ये इतना था सिर्फ, राइट? Yes. Yes, sir. पार्ट बी के आंसर के साथ क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. पक्का? चले आगे। No, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं इसका सबका सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इस चैप्टर में कैसे यूज हो रहे हैं। यहाँ क्लियर है ना? चले आगे। चलो Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम दो। अब बोल रहे प्लेन ऑफ द सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया बोला, नॉर्मल टू द एरिया नहीं बोला। प्लेन, सर्कुलर एरिया का प्लेन पैरेलल है एक्सिस के, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा एक्सिस के? Perpendicular. परपेंडिकुलर। समझ रहे हो ना? प्लेन मतलब सरफेस, सरफेस अगर एक्सिस के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर। और अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो गया? 90 degree. 90, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। Zero. क्लियर है क्या? Yes, sir. डी पार्ट के Yes, लिए sir. मैं लिख रहा हूँ थीटा 90, तो फ्लक्स Zero. Zero. थीटा 90। सरफेस पैरेलल है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था। सरफेस परपेंडिकुलर होता तो एरिया वेक्टर पैरेलल। अब क्लियर है क्या सब कुछ? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बी और सी में क्या फर्क आया सिर्फ? Sir, B और C. वो हाफ हो गया, वाला हाफ हो मतलब गया। क्या कहाँ चेंज पर? हुआ था? चेंज क्या हुआ था? Sir, angle. Theta. थीटा। वहां पर Angle. थीटा कितना था? Sir, 0। zero था। यहाँ पर कितना था? 60 degree. 60 डिग्री। तो देखो थीटा चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया? फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हुआ। तो मतलब पहले मैंने ऐसे रख रखा था अगर, और अब मैं ऐसे रख दूं 60 डिग्री पे, तो पानी कम जाएगा या ज्यादा? Sir, कम जाएगा. कम जाएगा। इसलिए फ्लक्स भी क्या हो गया? कम हो गया। फ्लक्स भी कम हो कितना हो गया। गया? कम। तो फ्लक्स को अगर चेंज करना हो तो तुम क्या चेंज कर दो? एंगल Sir, theta. थीटा चेंज कर दो। ठीक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बी पार्ट में और सी पार्ट में थीटा 0 ही मान लो। कितना मान लो? 0। चलो बी पार्ट को, सी पार्ट को छोड़ो। ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क है आप बताओ? देखो ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क था? देखो रेडियस। Sir, radius. रेडियस का, है ना? रेडियस का। एक में 1 सेंटीमीटर था, दूसरे में 3 सेंटीमीटर था। तो बताओ फ्लक्स किस में ज्यादा होगा? Sir, 3 सेंटीमीटर. इतनी बड़ी बी वाले सिंपल सी बात है। पानी इसमें ज्यादा आएगा या इससे बड़ा इसमें ज्यादा आएगा? बताओ। Sir, जिसमें का फ्लक्स ज्यादा होगा उसमें, जिस बड़े वाले में ज्यादा आएगा सर, बड़े Yes, वाले में sir. ज्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात, अगर फ्लक्स चेंज करना है तो एरिया को क्या कर दो? बढ़ा दो। एरिया चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स मतलब कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो एरिया बढ़ा दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थीटा चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और कुछ ऐसा है क्या जिससे फ्लक्स चेंज हो सकता है? फॉर्मूले में से ही पता लग रहा है साफ साफ फ्लक्स के। थीटा तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी पानी जो बह रहा है उसका अमाउंट बढ़ा दूं, उसकी स्ट्रेंथ, उसका अमाउंट ज्यादा कर दूं। पहले इतना सा जा रहा था, अब इतना सारा जा रहा है, तब भी क्या हो जाएगा सर? फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की उम्मीद है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा हूँ तो ज्यादा उम्मीद है ज्यादा फ्लक्स जाएगा, है ना? तो वही। Yes, तो sir. फ्लक्स कब कब चेंज हो सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या क्या चेंज हो जाए? थीटा चेंज हो जाए, एरिया। या क्या चेंज हो जाए? तो बी, ए और थीटा ये तीनों चेंज हो जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी के ऊपर हमारा कल का और परसों का लेक्चर है पूरा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी यहाँ पर लास्ट लाइन, लास्ट चीज पढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन वैसे बिल्कुल पिछले वाला तरह है लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस। देखो वही लॉन्ग सोलेनोइड है, सर्कुलर सरफेस के सोलेनोइड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। सरफेस परपेंडिकुलर है यानी एरिया वेक्टर कैसा है?
पैरेलल parallel. थीटा क्या हो जाएगा? सर 0 0 डिग्री। 0. इनसाइड के लिए तो वही सोलेनोइड भी वैसा है सर, सब कुछ वैसा है, सर्कुलर एरिया इनसाइड रखा हुआ है सर, सेम टू सेम, तो फॉर्मूला भी वही सेम टू सेम लग जाएगा। कितना? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी बी ए कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई आर की वैल्यू रेडियस इसमें 4 है, 4 into 10 की पावर 4 तो सोलेनोइड की है, है। सोलेनोइड की है, हमने तो सर्कुलर सरफेस की लेनी है। 3 सेंटीमीटर 3 centimeter. 3 तो 3 सेंटीमीटर into 10 raised to power 10 minus power minus 2 -2 square। whole square. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका पार्ट Yes, sir. 1 का। किसी को कोई दिक्कत? नो सर No, sir. तो फिर आप लेके क्यों आए ये क्वेश्चन? क्वेश्चन इसलिए लेके आए क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट भी है। देखो, एट द, अभी इसी सर्कुलर At सरफेस the- पर रखा है, एंड पर रख दिया सर सोलेनोइड के। कहाँ रख दिया? And the- and इनफाइनाइट सोलेनोइड के एंड पे रख दिया है। हो सकता है एक तरफ से इनफाइनाइट हो, कैसे सर? वो तो सेमी इनफाइनाइट होता है। मतलब समझो, अब इन एंड पे रख दिया तो फॉर्मूला तो सर वही लगेगा फाई का। क्या? यस सर लॉन्ग का Yes, मतलब sir. हमेशा इनफाइनाइट नहीं होता, ये मैं बार बार बता चुका हूं तुम्हें। लॉन्ग का मतलब हमेशा इनफाइनाइट, पर हम अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं। फाई का मतलब क्या होता है? बी ए B- लिखा तो वैसे ही हुआ है, तो कोस भी 0 हो जाएगा, एरिया चेंज हो नहीं सकता, तो एरिया भी वही रहेगा, पाई इंटू में 3 into 10 raised to power -2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बात आती है बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बी का? म्यू नॉट And I. एन आई, बट वही upon 2 हो इसमें जाएगा एच पे। वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 2। यहाँ हो पर बी जाएगा। एन आई है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये याद रखना, हमने डराइव नहीं किया, बट याद रखना क्या, सोलेनोइड के एंड पर जब बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। कहीं में चल रहा होगा मच्छर, या बीच में मक्खियां उबन रही होगी। भाई क्या है सर, कैसे सर, ये क्या है? हम नहीं जी पाएंगे सर, इसका आंसर बताओ। ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 कैसे हो रहा है ना सर? बस रात को नींद ही नहीं आएगी सर। ये आप बाकी सब समझ में आ गया, लेकिन सर ने डिराइव क्यों नहीं कराया, है ना? तो उसका आंसर ये है कि बच्चों, हमने जो सोलेनोइड का डेरिवेशन किया था वो एम्पियर सर्किटल लॉ से किया था, टाइम बचाने के लिए, याद हो तो। Yes, sir. यस सर लेकिन एम्पियर के अलावा एक और लॉ था जिससे हम डराइव कर सकते थे। कोई याद है उस लॉ का नाम? किरचॉफ बाय-सर्विट लो। बायोट सर्विट लॉ। अगर हम बायोट सर्विट लॉ से उसको डराइव करते तो हमारा आंसर आता एंड का भी। अब जिसको ये करना है सर, ये तो फिर खता हो गई। देखो ये है सर, ये देख लो, ये दिख रहा है, ये Yes, डराइव बायोट सर्विट लॉ से। हमने लर्न नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। तो अगर बायोट सर्विट लॉ से डराइव करते तो ये आंसर आता, दिख रहा है? यस सर यस सर Yes, अब sir. ये है पी पॉइंट के लिए। पी पॉइंट एंड पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। लेकिन अगर यही पी पॉइंट भी एंड पॉइंट पे चला जाए तो अल्फा कितना हो जाए? पहले पी पॉइंट देखो, एंड पॉइंट से कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। लेकिन अब पी पॉइंट भी एंड पॉइंट के बिल्कुल सामने चला जाए तो एंड पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? सर 0 0 डिग्री। Nine. कितना बनाएगा? 0 0 degree. में आ रहा है क्या? यस सर Yes, sir. समझो, ये बिल्कुल सीधा 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 हो जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, तो पैरेलल नहीं हो जाएंगे ये दोनों और ये दोनों। अब कोई कहेगा 90 कैसे नहीं होगा सर? तुम्हें 90 दिख रहा है क्या? ये 90 कब होगा? जब ये बिल्कुल और पतला पतला ये चीज यहाँ से घूम के कहाँ आ जाए, इधर, अब 90 होगा। समझ में आ रही है बात? कैसे बोल रहा यस हूँ? सर अरे नहीं Yes, आ sir. रही। तो इसको ऐसे समझो, कोई बात नहीं, ऐसे समझो। फिर वो हमने एक वायर ली थी, इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लिया था P, ऊपर से एंगल लिया था φ2, याद है? नीचे से एंगल लिया था Yes, sir. φ1। 5-1. अगर ये इनफाइनाइट हो जाती तो φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाते?
लेकिन अगर ये इनफाइनाइट हो जाए और जो पी पॉइंट है मेरा इसके बिल्कुल सामने आ जाए तो फाई 2 तो अभी भी क्या रहेगा सर 90, लेकिन फाई 1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। याद है क्या? तो वही इसमें हुआ है, जब एक एंड के बिल्कुल सामने पी पॉइंट आ जाए यानी पी पॉइंट एंड पर आ जाए तो एक एंगल अल्फा या बीटा में से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा 0 पुट करो, बीटा 90 पुट करो। अल्फा 0 पुट किया, बीटा 90 पुट किया, तो आंसर क्या आया म्यू नॉट एन आई 2। तो यही एंड पर होता है, इसीलिए। क्लियर है क्या सबको? यस सर। एंड पर ये हमने प्रूफ नहीं करना, लेकिन तुम्हें बता दिया ये कहाँ से आया। जिसको रहता है डाउट मन में तो अच्छी बात है, डाउट रहना भी चाहिए। b इज इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मैं इसको मिटो रहा हूँ क्योंकि ये चीज नीचे मेंशन्ड है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। इसको तुम्हें बता दिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलें आगे। बस इसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन का सिर्फ यही महत्व था कि फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर b की वैल्यू इन एट द एंड चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। बाकी सब क्लियर है? यस सर। मैं बस आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ये एक तुम्हें देख रहे हो कोयल दिख रही होगी, दिख रही है? यस सर। तो मैं अभी इस एक्सपेरिमेंट को 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, डटे रहना। बस ये बात बताओ मुझे, अभी इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी को डाउट है तो वो पूछो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नो है। सर। चले आगे, यस सर। पक्का चले, चलो। यस सर। यस सर। अब क्या हो रहा है, फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चे। एक कोयल दिख रही होगी तुम्हें साथ लेफ्ट साइड पे, ये सोलेनोइड टाइप। इसके साथ इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, इसके अंदर कोई करंट का सोर्स नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर अटैच है जो क्या डिटेक्ट करता है सर? करंट डिटेक्ट करता है। हमें पता है ना गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। यस सर। गैल्वेनोमीटर लग रहा है, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं एक मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूँ, देखो तो देखो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है? रिफ्लेक्शन शो कर रहा है सर। क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखो सिर्फ इसके पास डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसके पास जा रहा है मैग्नेट तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। दूसरी कोयल से तो कैसा जा रहा है, दूर जा रहा है, तब भी क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन। यानी पहली वाली कोयल में भी करंट बन रहा है और दूसरी वाली में भी क्या पैदा हो गया? दूसरी वाली, मैं ऊपर वाली दोनों की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी। तो पहली में भी करंट इंड्यूस हो गया, देखो दूसरी में भी बन रहा है ना? हालांकि करंट का सोर्स था क्या दोनों के पास? नहीं था सर। इसी चीज का आंसर देखने चले फेराडे वाले सीन में हम। फेराडे ने यही देखा, सर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? किसी को आइडिया? मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो करंट हो रहा है। मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन बताता हूँ क्या क्या हुई है। ऑब्जर्वेशन कहती है तुमने क्या किया, पहले उस कोयल को तो क्या रखा हुआ है रेस्ट पर, और मैग्नेट क्या किया है मूव किया है, तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी है। अब तुमने उल्टा कर दिया फेराडे ने कि कोयल को तो क्या किया मूव किया और मैग्नेट को क्या किया सर रेस्ट पे रखा, तब भी गैल्वेनोमीटर ने क्या शो करा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। अगर उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, तब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। मतलब इन दोनों केस में रिलेटिव मोशन है। मतलब सर रिलेटिव मोशन से क्या समझते हो? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तब।
एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर दो चीजें कौन है, मैग्नेट एंड कोई अब फॉर एग्जाम्पल ये एक लड़का है, तो ये आगे चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और मैं यहाँ पर खड़ा हूं चुपचाप, है ना। तो बताओ मेरे रिस्पेक्ट में ये मोशन में है या कैसे है? सर मोशन 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 में है, आगे चल रहा है। अब दूसरा केस क्या है सर, यानी ये रिलेटिव मोशन है या नहीं है? सर है है सर, ये तो रिलेटिव मोशन है। अब यही लड़का सर यहाँ पर है, ये चल रहा है अभी भी कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से, और फिर से मैं खड़ा हूं यहाँ, है ना। अब मैं भी क्या चल रहा हूं सर, 50 मीटर। क्या अब रिलेटिव मोशन है? नहीं सर, अब रिलेटिव मोशन नहीं है क्यों सर? जिस रिस्पेक्ट, मेरे रिस्पेक्ट में अब ये लड़का कैसा है, रेस्ट पर है। कैसा है? रेस्ट पर है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, वही लड़का चल रहा है ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से, मैं चल रहा हूं ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से। क्या अब रिलेटिव मोशन है? अभी भी रिलेटिव मोशन है। ऐसा ही मैग्नेट और कोयल के साथ है। जब कोयल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट या मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कोयल चल रही होगी, तभी करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वरना इंड्यूस नहीं होगा। नहीं हो रहा ये बात बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि whenever magnet moves, है ना, whenever coil and magnet moves there will be induction of current। ये बहुत बिल्कुल गलत है। अगर उसने बोल दिया मैग्नेट और कोयल ऐसे चल रहे हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, जैसे मेरा सेकंड केस, व्हाइट वाला केस, दोनों ही चल रहे हैं, कोयल भी चल रही है ऐसा समझो, मैग्नेट भी चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। जैसे मेरा सेकंड केस दिख रहा है, दोनों 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, क्या रिलेटिव मोशन दिख रहा है तुम्हें? वही सिंपल बात वही होगी सर। हम, मैं और एक दोस्त मेरा ट्रेन में बैठे हैं, हम दोनों, ट्रेन चल रही है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, जितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है ट्रेन, वो भी, मैं भी उतनी ही वेलोसिटी से चल रहा हूँ। तो मैग्नेट और कोयल के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, तभी करंट इंड्यूस होगा, वरना इंड्यूस नहीं होगा। अब इसका रीजन देख लेते हैं सर, ऐसा क्यों हुआ है सर। मतलब अभी देखो ध्यान से, ये पास गया तब इंड्यूस हुआ, लेकिन अगर मैंने इसको पास जाके छोड़ दिया वापिस, अब तो इंड्यूस हो गया। एकदम जब पास गया तो इंड्यूस हो गया, लेकिन अब वापस वहीं पर छोड़ दिया तो वापिस से इंड्यूस होना क्या हो गया, बंद हो गया सर। बंद हो गया। ऐसे जिससे दूर जाए उसका भी यही सीन है, पहले एकदम दूर जा रहा है तो इंड्यूस हो रहा है, जब दूर जाके थोड़ी देर रुक गया बस वहीं, अब इंड्यूस नहीं हो रहा है। मतलब जब तक मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जब तक हो रहा है, सिर्फ तब तक ही करंट इंड्यूस होगा, वरना इंड्यूस नहीं होगा। मतलब इंड्यूस। अगर फिर अब इसका रीजन देखते हैं सर, ऐसा क्या हो रहा है सर। अगर वो कहे कि ये सब हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक ही चीज हो सकती है ना, इसके पास तो करंट है नहीं और इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस हो रहा है ये किसके कारण हो रहा होगा, सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड। बट अभी तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड, चलो जब ये चल रहा है तब तो मैं बोल रहा हूँ कि करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यहाँ पर रुक गया, क्या मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है ना इसके पास, मैग्नेट के पास है या नहीं है? यस। लेकिन अब करंट इंड्यूस हो रहा है इसके रुकने के बाद, अब जब शांत हो गए बिल्कुल नहीं सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा होता सिर्फ, तो इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा होता, करंट इंड्यूस। तुम ध्यान से देखो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को, पहले तो सर ये चेंज होगी, अब वापिस से वही आ गई ना, देखो सेम। देखो आने के बाद जब वो आके वहीं रुक गया, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन वापिस से 0 हो गई या नहीं होगी? देखो यस। हाँ मोहित बोलो। मोहित कुछ क्वेश्चन है? चलो, तो अभी डिफ्लेक्शन खत्म होगी, तो इस वक्त जब डिफ्लेक्शन 0 हुई है, क्या इस वक्त मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? सर है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सब नहीं हो रहा,
अगर होता तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता। तो ऐसा क्या है जो जब मैग्नेट चल रहा है या जब कोयल चल रही है, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तभी आ रहा है इन करंट। सर वो चीज है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन देखो जब चल रही होगी तो ध्यान से देखना, पहली वाली कोयल के पास आ रहा है मैग्नेट, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? कोयल के पास, कोयल के पास बढ़ रहा होगा, पहली वाली कोयल के पास बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब भी रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से कांस्टेंट हो गया ना, अब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज बढ़ रहा था, तभी जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था देखो, तभी करंट क्या हो रहा था? इंड्यूस हो रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तब करंट भी क्या हो गया? जीरो जीरो जीरो। अच्छा, सिर्फ बढ़ने को कहते हैं। सर दूसरी कोयल देखो, दूसरी कोयल से तो मैग्नेट क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो उसके पास से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब भी तो यही होता है ना कि चेंज हो रहा है, पहले जो था उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तभी क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट। लेकिन जैसे ही मैग्नेट वहां पे रुक गया, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो करंट भी क्या हो गया? जीरो। क्लियर है क्या? यस सर। इसको समझो, लास्ट पॉइंट है ये, इससे समझ में आएगा। देखो मैग्नेट से क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब शुरू में कोयल के पास, शुरू में बिफोर कोयल के पास कितनी फील्ड लाइंस थी? मैक्सिमम। अभी कितनी है? कोयल के पास कितनी फील्ड लाइन जा रही है? कोयल के पास में से कितनी फील्ड लाइन जा रही है? देखो कोयल के पास से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, ध्यान से देखो। कोयल के अंदर से कोई फील्ड जा रहा है? नहीं जा रहा, जीरो। अब देखो कोयल के अंदर से कितनी फील्ड लाइन जा रही है? देखो कितनी जा रही है, मान लो 8 या 9, मान सकता हूँ ना, 9 मान लो। तो जैसे ही 0 से एकदम से 9 गई, पहले 1 हुई होगी, 2 हुई होगी, 3 हुई होगी, 3 4 हुई होगी, 5 हुई होगी, चलते चलते 9 ही होगी। तो 0 से 9 जाते वक्त क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है या नहीं हुई? हुई। इसी वजह से करंट भी क्या हुआ है सर? इंड्यूस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब दूसरे केस में देखो, ये तो इंड्यूस हो गई और वापिस से करंट क्या हो गया? जीरो। क्यों सर? अब मैग्नेट ऐसे ही पड़ा है, अब मैग्नेट ऐसे ही पड़ा है, अभी कितनी है सर? 9। तो मैग्नेट ऐसे ही पड़े रहेगा तो अभी भी कितनी रह जाएंगी? बाद में भी 9 ही रह जाएंगी। तो क्या चेंज हुआ? नो सर। तो क्या करंट इंड्यूस होगा? नो सर। नो सर। इसी वजह से अब चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापिस, अब मैं इस मैग्नेट को बाहर निकाल रहा हूँ, वापिस निकालते टाइम फिर से क्या हो जाएंगी? पहले 9 है, अब इसको निकाल दूंगा तो कितनी हो जाएंगी वापिस से? 0। तो क्या चेंज हुआ? हुआ। 9 से 8 गई होंगी, 8 से 7, 7 से 6, फिर 0। तो फिर से 9 से अगर 0 जाएं फील्ड लाइंस, कैसे जाएं सर? 9 से आफ्टर क्या हो जाए? 0। यानी 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, ये जाते जाते क्या हो जाए सर? 0। तो फिर से फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं क्या? यस सर। तो करंट इंड्यूस होगा क्या? यस सर। क्लियर है क्या? तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा मेरे को कि फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं या घट रही हैं। मेरे को मतलब किससे है सर? चेंज होना है। चेंज हो रही है, चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, चेंज हो रही है ना सर। तो चेंज हो रही है तो क्या इंड्यूस होगा सर? जैसे ही चेंज होना बंद हुआ तो करंट इंड्यूस होना क्या हो जाएगा? बंद। तो यही फैराडे का फर्स्ट लॉ भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जब जब चेंज होगा तब तक क्या इंड्यूस होगा सर? करंट। अभी करंट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड होता है ईएमएफ, लेकिन वो कल बात करेंगे, ठीक है? यस सर। तो यही हमारा फैराडे का रूल है। और ये कितना इंड्यूस होगा करंट, ये फैराडे ने बताया था। कैसे बताया था वो कल बात होगी, लेकिन अभी तक किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ लो पहले।
No, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. किसी को हल्का सा भी डाउट है तो शर्माओ मत बच्चे, अभी पूछ लो, क्योंकि कल पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी पूछ लो। ठीक है, चलो फिर जा सकते हो बच्चे, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो। और किसी को डाउट है तो मैं खड़ा हूँ, यहीं बैठा हूँ, मतलब पूछ लो। No, sir. गुड नाइट बच्चे, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। किसी Good को, night, sir. हाँ, किसी को डाउट है तो रुका हूँ मैं। ठीक है बच्चे, कर दे फिर रिकॉर्डिंग ऑफ। Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चे, गुड नाइट। Bye, sir. बाय बाय बच्चे, बाय 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 बाय। हाँ तुम जा सकते हो, मैं अभी कर दूंगा ऑफ। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए।